हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th अकाउंट्स जो कि स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग को करना है। मैं हर्षित यादव, इस बुक का राइटर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का सीधा मतलब होता है बेटा कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं, जहाँ पर कंपनी उनको फॉलो करती हैं अपने फाइनेंशियल डाटा को बनाने में, दैट मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है वो ऐसे कायदे कानून जहाँ पर कंपनियों को उन कायदे कानून पर चलना पड़ता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप के होते हैं। तो आपके सामने कुछ एक चार्ट बना होगा बेटा, एक इकोनॉमिक एंटिटी करके, ये एक टाइम पीरियड अजम्पशन, एक मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन, एक कॉस्ट प्रिंसिपल, एक फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, एक गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, एक मैचिंग प्रिंसिपल, एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, एक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म करके ये आपको है। अब हम लोग इनकी डिटेल्ड में जाते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग जिससे हम लोग को अच्छे से दिखे। तो हम लोग को सबसे पहला टॉपिक है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है। देखो बेटा, अगर कोई आदमी अपना धंधा अगर खोलता है तो वो अपने मन में ये नहीं सोचता होगा कि हमारा धंधा कभी बंद होगा। मतलब उसका धंधा वही सोचता होगा कि हमारा धंधा हमेशा चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही कहता है कि कोई भी फर्म हो या कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई कंपनी हो, उसे अपना बिजनेस अनलिमिटेड लाइफ के लिए ले जाना चाहिए, ना कि उसे ये सोचना चाहिए कि हमारा बिजनेस जल्दी ही बंद हो जाएगा। तो दैट मीन्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सेकेंड आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बेटा ये कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आप अपनी अकाउंटिंग में करते हो वो सब मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। वो सब मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। वो बताता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बताता है कि जितने भी आपने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स अपने बिजनेस में जितने करे हैं या जितने भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाया हुआ है वो सब रिकॉर्ड होना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में या मनी के टर्म्स में। दैट मीन्स मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दैट मीन्स मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। एक मिनट, अब आते हैं। तो चलिए हम लोग ने कौन कौन से कर दिए हैं बेटा। सबसे पहले तो इसको टिकिंग कर लेते हैं। मनी मेजरमेंट हो चुका है, गोइंग कंसर्न हो चुका है। अगला करते हैं हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है मैं पूरा इसको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल इधर लिख लीजिए जहाँ जगह अपन को मिलती है। सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। सॉरी, एक मिनट बेटा, हैंग हो गया शायद फ़ोन। सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड उस केस का नाम होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का। तो आज हम लोग सीखेंगे ये कंसेप्ट क्या है। गोइंग कंसर्न हो चुका है, मनी मेजरमेंट हो चुका है, आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है। सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड क्या है। सलमान
वर्सेस सलमान कंपनी लिमिटेड। ये केस है, मैं आपको केस अभी बता देता हूँ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। एक मिस्टर सलमान था जो बूट मैन्युफैक्चरर था, जो जूता बनाता था बेटा, जो जूता बनाता था। वो दिन प्रतिदिन इतना फेमस हो चुका था कि बहुत दूर दूर से उसके पास आदमी आते थे जूते बनवाने के लिए। अब उसने सोचा कि मेरे पे अकेले काम संभलेगा बिल्कुल भी नहीं, तो उसने क्या किया, 4 कंपनियां खोली, एक अपने नाम, एक अपनी वाइफ के नाम, एक अपने लड़के के नाम और एक अपनी लड़की के नाम। एक अपने नाम, एक अपनी वाइफ के नाम, एक अपने बेटे के नाम और एक अपनी बेटी के नाम। जो पैसा उन 4 कंपनियों से, वो जो 4 कंपनियां जो पैसा कमाती थी, वो मिस्टर सलमान को ट्रांसफ़र किया जाता था एज अ लोन के थ्रू, जिससे वो टैक्स को बचा सके, इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स से बचने के लिए। केवल यही कारण था जो वो 4 कंपनियां उसने खड़ी करी थी, जिससे वो टैक्स की चोरी कर सके। धीमे धीमे कंपनी, कुछ टाइम बाद कंपनी धीमे धीमे डूबती गई। अब डूबती जाएगी जब कंपनी, तो मिस्टर सलमान एज आ सिक्योर्ड डिबेंचर, मिस्टर सलमान एक सिक्योर्ड डिबेंचर था। सिक्योर्ड डिबेंचर बेटा वो डिबेंचर होता है, या वो इंसान होता है जिसको सबसे पहला राइट होता है पैसा मांगने का, चाहे कंपनी डूब रही हो चाहे नहीं डूब रही हो। उसे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी फ़ायदे में जा रही है या नुकसान में जा रही है, उसे उसका पैसा चाहिए। तो मिस्टर सलमान एज आ सिक्योर्ड डिबेंचर था, तो उसने अपना जो शेयर था कंपनी में, उसने अपना पूरा शेयर वापस ले लिया था। तो कंपनी वालों, जितने भी कंपनी के मेंबर्स थे, उसने सलमान की वाइफ से आर्ग्यू किया कि मिस्टर सलमान और कंपनी एक ही तो है, पर सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से मिस्टर सलमान और कंपनी अलग अलग है। द कंपनी इज एंजॉइंग द सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। यही केस था बेटा। किसी को ये वाला केस अगर मेरे से फिर से पूछना हो, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग, कोई उसमें वो नहीं। ये 3 हो चुके हैं हम लोग के। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हम लोग अब बात करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता क्या है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट वो पीरियड कंसेप्ट होता है कि जहाँ पर आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको आप एक स्मूथ मैनर में और आप एक कन्वीनिएंट और एक सिस्टमेटिक वे में एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसे अगर कंप्लीट कर लें, तो दैट मीन्स अकाउंटिंग पीरियड। तो मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में वो टाइम फ्रेम आपको दिया जा रहा है, वो आपके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, तो वो होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से बेटा। नहीं आ रहा है तो मेरे को ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से तो आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ। अब बात करेंगे हमारा आखिरी कंसेप्ट, ये वाला कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, एसेट्स माने संपत्ति, एसेट्स माने संपत्ति, जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सारे के सारे उसी प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाएं जिस प्राइस पे वो लाए गए हैं। मतलब जिस प्राइस पे लाए गए हैं, मतलब क्या है कि समझो अगर मैं 10 रुपये की मार्केट से वो लाया हूँ, तो मेरे को 10 रुपये का ही करना पड़ेगा, चाहे वो मेरे को 15 में चाइना मिली हो वो चीज़। पर मुझे जो वो कॉस्ट प्राइस जो उसकी है, जो वो शॉपकीपर, मैं एज अ शॉपकीपर कह रहा हूँ कि मैं शॉपकीपर हूँ, मेरे को वो माल कितने का पड़ा, तो मैं ये कहूँगा मेरे को माल 10 रुपये का पड़ा और मैं बेच रहा हूँ 15 का, पर मैं रिकॉर्ड कितने का करूँगा, 10 रुपये का ही करूँगा। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या क्या मतलब कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड कर देता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज, एक्विजिशन चार्ज, तो यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है। तो ये होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कह सकते हो, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कह सकते
हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये आ गया है आपके लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये हो चुका है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है, समझो आपने अपनी अकाउंटिंग, समझो एक एक समझो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए। अगर मैं कहूँ, अगर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में ये होता है कि जो मेथड हम एक साल अपनाते हैं वही मेथड को हमें हर साल अपनाना पड़ेगा। और हमें ये नहीं करना है कि हम पहले साल कोई मेथड अपना लें, दूसरे साल कोई मेथड अपना लें, तीसरे साल कोई सा मेथड अपना लें। तो हमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो हमने यूज़ करना है, जो हमारी एंटिटी में, जो हमारी बिजनेस में, वो हमें बदलना नहीं है। हमें अपनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक ही रखनी पड़ेगी हर साल, और हमारे वही उसी अकाउंटिंग से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए। वही आपको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बताता है। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग शुड नॉट बी यूज्ड ईयर बाय ईयर। मेथड ऑफ अकाउंटिंग should not be changed ईयर बाय ईयर। जो हम लोग एक साल जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं वही मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमें हर साल अपनाने पड़ेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। अब बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जो कि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शन को, जितने भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन करते हैं उनको तभी रिकॉग्नाइज कर लो जब वो हो जाए, चाहे कैश आया हो अथवा ना आया हो। ट्रांजैक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज दे अकर, whether they has been received, whether cash has been received or not। कि ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉग्नाइज कर लो जब वो हो जाए, चाहे कैश आया हो अथवा ना आया हो। तो ये था फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर अच्छा लगा हो बिल्कुल लाइक करें। कुछ और हम लोग के प्रिंसिपल्स जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी कहा गया है कि बेटा आप ये बताएं, अगर आपने अपनी बिजनेस खोला हुआ है तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर एक वो बातें बताने पड़ेंगी जितनी हमारे वो बिज़नेस के लिए सिग्निफिकेंट होंगी और वो ज़रूरी भी हैं हमारे बिज़नेस के लिए। तो हमें वो सारी बातें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिल्कुल हर एक तरीके से बिल्कुल फुली डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी हर एक बात को, कि हमारा वो पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, या मतलब जहाँ जहाँ से हमारा पैसा है, कि हमारी क्या बातें हैं, जिससे हमारी बिज़नेस के बारे में बिल्कुल हर एक आदमी जान सके और उसमें हमारे बिज़नेस को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और ये जो बातें हैं या जो सिग्निफिकेंट आप जो बातें हो रही हैं, जो सिग्निफिकेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, वो आप नोट्स टू अकाउंट में भी दिखा सकते हो। अब नोट्स टू अकाउंट्स होता क्या है? बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं उसके नीचे ही फुटनोट्स होते हैं। फुटनोट्स का मतलब है बिल्कुल बैलेंस शीट के नीचे ये नोट्स बना देते हैं कि हमारे क्या क्या इस जो मतलब डिस्क्लोज हमें क्या क्या करनी है हमारी बातें, तो हमें वो चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है। अब फुटनोट्स में हम लोग क्या क्या दिखाएंगे? सबसे पहले तो कंटीजेंट लायबिलिटीज़। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जिसके ना होने पर ही निर्धारित है। मतलब समझो मैंने मुंबई से इंग्लैंड शिप से माल भेजा और मैंने अपने जो वहाँ पे जो जिसने ऑर्डर लगाया हुआ था उससे मैंने कह दिया था कि 3 महीने में आपके पास ये ऑर्डर पहुँच जाएगा शिप से। तो आप ये बताओ वो क्या कहेगा मेरे से वो ये कहेगा कि 3 महीने में आ जाएगा, तो मैं उससे कहूँगा बिल्कुल आ जाएगा, चिंता ना करें।
3 महीने में अगर शिप पहुंचा तो पूरा का पूरा उसके बाद पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाए, मतलब पूरा का पूरा माल उसके बाद पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। अगर बाय चांस शिप बीच में डूब गया और वो जो क्लेम है पैसे का वो अभी तक मिला नहीं है और उसका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, तो क्या हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो बातें भी बतानी ज़रूरी हैं कि नहीं है कि हमारा किससे केस चल रहा है और कितना पैसा हमें उससे वापस लेना है। दूसरी बात कि हम कौन सा मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं हमारी अकाउंटिंग में। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि किसी वैल्यू में गिरावट आ जाना, या हम कौन सा तरीका हमारी अकाउंटिंग में लगा रहे हैं, कौन सा मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन हम लगा रहे हैं, और हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी कितनी मार्केट वैल्यू है। ये सब बातें हम लोग अपनी फुट नोट्स में दिखाएंगे। तो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये क्या होता है। अच्छा, मैं एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। समझो आप, मैं एक CEO हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे यहाँ मेरे यहाँ काम होता है ऑडिट का, अश्योरेंस का, मतलब ऑडिट एंड अश्योरेंस का, टैक्सेशन का। कभी कभी इतने खर्चे हो जाते हैं कि मेरे को खुद भी याद नहीं रहता कितना खर्चा हो जाता है, क्योंकि एक CA को टाइम नहीं मिलता है। तो आप ये बताओ, CA से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब है मटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में जानने के लिए कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल होता क्या है एक्चुअली में। तो वही बता रहा हूँ कि आप ये बताएं कि कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे कि स्टेपलर चाहिए, मतलब स्टेपलर की पेन चाहिए, या स्टिकी नोट्स चाहिए, या मतलब बहुत सारे तरीके के नोट्स होते हैं। तो क्या ये जो भी अकाउंटिंग करते होंगे, ये जो अकाउंटेंट्स, ये अलग अलग दिखाते होंगे कि एक ही हेड में दिखा देते होंगे। मेजरली एक ही हेड में दिखाते होंगे, स्टेशनरी के आइटम में इतना रुपए। तो वही एग्जाम्पल लिखा है कि एक आइटम है 50,000 रुपये का और उस एंटरप्राइज़ की मार्केट वैल्यू या टर्नओवर है 100 करोड़। आप ये बताओ 100 करोड़ में कितने जीरो लगेंगे, पहले तो आप खुद सोचो। समझो मुकेश अम्बानी है, मुकेश अम्बानी की कितनी बड़ी कंपनी है आप भी समझते हैं। अगर मुकेश अम्बानी से कोई अकाउंटेंट कहे कि सर ये 20,000 की चीज़ लिखना मैं भूल गया या लिख नहीं पाया, तो क्या उससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई इफ़ेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा इफ़ेक्ट, क्योंकि वो बहुत ही इमेटेरियल इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो 20,000 उसने पहले से ही इंक्लूड कर लिया होगा स्टेशनरी में, इसलिए उसने अलग नहीं दिखाया है, या वो भूल गया है जो भी उसके अकाउंटेंट ने करा होगा वो। तो वही आपको मटेरियलिटी प्रिंसिपल बताता है कि हमें अपने जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो कंपलसरी है, पर वो फिगर्स को नहीं दिखाना चाहिए जितने रेलेवेंट हैं, पर वो फिगर्स हमारे पहले से ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर लिए गए हैं। हमें इस प्रिंसिपल में ये सिखाया है कि हमें वो आइटम्स या वो इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज़ करनी चाहिए जिसका मटेरियल इफेक्ट हो, मतलब जिसकी ज़्यादा अहमियत हो उस बारे में, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में और उन यूज़र्स के लिए, वो ये बताता है। ये था मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब प्रूडेंस प्रिंसिपल कह सकते हो, इसका दूसरा नाम भी है एक और, तो वो भी आप लिख लो, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम लॉसेस तो रिकॉर्ड कर सकते हैं पर प्रॉफिट्स को नहीं कर सकते जब तक प्रॉफिट्स वाकई में ना हो जाएं। पर एक एग्जांपल से समझो, मेरी एक ग्रोसरी की दुकान है, समझो कपड़े की दुकान है, ग्रोसरी छोड़ दो। अभी लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन चल रहा है, वैसे ही आप लोग मालूम ही होगा, आप लोग के यहाँ भी लगा ही होगा कोरोना वायरस के चक्कर में। तो आप ये बताओ, कपड़े का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और मुझे मालूम है कि मेरे को लॉस हो रहा है और मेरे को काफ़ी लॉस होता जा रहा है मेरे धंधे से। तो क्या मैं उस लॉस को
एंटिसिपेट कर सकता हूँ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बिल्कुल कर सकता हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था बाज़ार कैसा है। एकदम से मार्केट आ गई, मतलब एकदम से मार्केट उठ गई और मेरे कपड़े का धंधा इतना चलने लगा कि रात रात दुकान खोलनी पड़ रही थी, क्योंकि कुछ त्यौहार व्यवहार समझ लो आ गया था। तो आप ये बताओ, वो प्रॉफिट्स मैं तभी रिकग्नाइज़ करूँगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब वो वाकई में हो जाएगा, ना कि जब जब वो मुझे लग रहा है। जब वो हो जाएगा तभी मेरे को प्रॉफिट्स को रिकग्नाइज़ करना है। पर अगर लॉसेस आपको दिख रहा है कि हाँ लॉस हो रहा है, तो वो आप एंटिसिपेट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर सकते हो। तो वही लिखा है बेटा कि जो भी आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हो वो कॉस्ट या रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है बेचेंगे तो क्या मिलेगा, उसमें से जो भी कम होगा वो आप ले लेते हो। और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी हम लोग बना सकते हैं। ये प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है। मैचिंग प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये आपको ज़िंदगी भर साथ भी मिलेगा इसका। मैचिंग का, कंजर्वेटिज्म, वैसे तो सारे प्रिंसिपल ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं ये वाले। मैचिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल ये होगा, समझो मैं दुकानदार हूँ एक, मैं अपने सारे खर्चों को एक बार देखूँगा, मैं अपनी सारी इनकम्स को देखूँगा। मुझे ये लगेगा कि हाँ मेरी इनकम और मेरी जो एक्सपेंस हैं वो बिल्कुल एक तरीके से मैच हो रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेथड ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल सही चल रही है। तो वही मैचिंग प्रिंसिपल बताता है कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो अपने रेवेन्यू या इनकम से बिल्कुल मैच होना चाहिए एक टाइम पीरियड के अंदर, या एक सिग्निफिकेंट टाइम तक, या एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो वो हम लोग को मैचिंग प्रिंसिपल बताता है। मैचिंग प्रिंसिपल्स के कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं? प्रीपेड एक्सपेंस का असर्टेनमेंट का दूसरा नाम कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन ऑफ इनकम रिसीव इन एडवांस, क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंटिंग, और डेप्रीशिएशन आप कौन सा चार्ज कर रहे हो फिक्स एसेट्स पे वो। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और एक क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा। ये जो सिस्टम हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे जो ट्रांजैक्शन, इसी को कहते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। एक ये चैप्टर भी है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो दो साइड होती हैं बैलेंस शीट की, एक लायबिलिटीज़ और एक असेट्स, वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का समझने वाली बात यही थी कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। और ये जो अकाउंटिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये देखें, एक दो स्लाइड और कर लेते हैं आज ही। दो टाइप के बेसिस हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करने के लिए। सबसे पहला कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूअल बेसिस। अभी मैंने आपको एक्रूअल बेसिस बिल्कुल बता दिया है, अब बचा है कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब यही होता है कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स करते हो, या उनको जितने भी आप ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, वो केवल कैश में ही होना चाहिए, ना कि चेक में या ना कि क्रेडिट में। वो आपके केवल कैश में ही होना चाहिए कि आपके कितने कैश रिसिप्ट्स हुए हैं, कितने आपके कैश पेमेंट्स हुए हैं। कैश रिसिप्ट्स का मतलब होता है जहाँ जहाँ से पैसा आना, कैश पेमेंट्स का मतलब है जहाँ जहाँ से पैसा जाना। तो देखें आप लोग, कैश रिसिप्ट लिखा भी होगा, ये देखें अगर आपको दिख रहा हो, मैं आपको दिखाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। कैश रिसिप्ट्स, सॉरी कुछ ज़्यादा ही है। कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये देख लें। एक्रूअल बेसिस में बता ही चुका हूँ कि ट्रांजेक्शन को तभी रिकग्नाइज कर लो जब वो हो जाए, चाहे कैश आया हो अथवा ना आया हो। वो हम लोग को एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताता
अब हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंसेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है एक ऐसे रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इशू करता है एक एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी। क्या क्या कवर करता है वो मैं लिखता जा रहा हूँ, आप भी अपने लिखते जाएं। मैं आपको एक बार डेफिनेशन फिर से बोल देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये तो लिखा ही है, एक और इससे सरल लिख लीजिए, या वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बुक में है, वो लिख लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स are the written policy documents issued by the expert accounting body or by regulatory body covering the aspects of recognition, कि क्या वो चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है, मेजरमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर, रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन and preparation of financial statements. Recognition, measurement, disclosure, presentation and preparation of financial statements. ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन भी है। ये भी आप वही है, पर वो जो मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल है। उसको लिखेंगे तो किसी कीमत पे कोई भी नहीं काट पाएगा, आपको कुछ भी एक नंबर तक नहीं काट पाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने में, और उनकी यूनिफॉर्मिटी जो आप अकाउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं वो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सबसे बड़ा मेन ये है कि वो फ्रॉड्स और एरर को रोकते हैं कि हम कौन कौन से मेथड्स अपना रहे हैं अपनी अकाउंटिंग में, और हमने कौन कौन से वो प्रैक्टिसेस अपनाए हैं हमारे जो भी अकाउंटेंट्स हैं उनने, जिससे हम अपने फ्रॉड्स और एरर को रोक सकते हैं। हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपने अकाउंट्स को, मतलब 2 की चीज़ को 200 में नहीं दिखा सकते, ना 200 की चीज़ 200 में, जो है वही दिखा सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरीके से रिलायबिलिटी भी लाता है यूज़र्स को, क्योंकि अगर वो बिल्कुल सिंपल लगेगा जो भी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो वो हमारे यूज़र्स को एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि हम हाँ इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी भी लाता है एक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। जो भी हम प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टैंडर्ड कहता है, हम वही चीज़ें अपना रहे हैं हमारी अकाउंटिंग करने में। तो ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स थे। थैंक यू सो मच कॉमर्स एजुकेटर्स चैनल के माध्यम से। अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताना कि ये वाली जो चैप्टर है आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच बेटा, पढ़ो अच्छे से, क्योंकि लॉकडाउन है, क्लासेस स्कूल में नहीं हो पा रही होगी, तो मैं बिल्कुल पूरी एक प्लेलिस्ट ला रहा हूँ। धीमे धीमे आप लोग देख ही रहे होंगे, 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं आज, तो मैं धीमे धीमे प्रैक्टिकल्स भी चालू करूँगा अब।